अस्सलाम वालेकुम बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट के हवाले से ये एक चंद एमसीक्यूज पर मुश्तमिल ये एक टेस्ट पेपर बना हुआ है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आगे मज़ीद जब लेक्चर्स होंगे तो उसमें हम मज़ीद एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे, मज़ीद टॉपिक्स को भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पहला लेक्चर है तो इसके अंदर हम जेनेटिक्स एक बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम चैप्टर है, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, एमसीक्यूज़ एमडी कैट के हवाले से ज़हन में रखिएगा, वो मुख्तलिफ़ स्टैंडर्ड के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाते हैं। तो हमने इस टेस्ट पेपर में ये थोड़ा सा, क्योंकि पहला लेक्चर है तो हम इसके अंदर इसी तरह की डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज़ बहुत आसान हैं, उनको मेमोरी रिकॉलिंग क्वेश्चंस कहा जाता है। कुछ एमसीक्यूज़ का जो स्टैंडर्ड है, उसका जो स्केल है वो थोड़ा सा हाई भी होगा, और मज़ीद आगे जब लेक्चर्स होंगे तो उसके अंदर हम मज़ीद और थोड़ी से मुश्किलात की तरफ जाएंगे, उनको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट। यकीनन आप सब लोग इसका आंसर जानते हैं। राइट आंसर इज हेरिडिटी, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछा गया है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन सा साइंटिस्ट है जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल दिया गया? तो साइंटिस्ट का नाम है ग्रीगर जॉन मैंडल। द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज, जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जीन के अल्टरनेट फॉर्म्स को अलील्स का नाम दिया जाता है। एमसीक्यू नंबर 4, द जीनोटिपिक रेशो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। जीनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा स्केल एमसीक्यूज़ का थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मायने क्या होते हैं बच्चों? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम डिस्कस करते हैं इसका मतलब होता है मेंडल का, ग्रीगर जॉन मेंडल का पहला कानून जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो कानून है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस करता है। जब हम इसकी F2 जनरेशन निकालते हैं तो उसके अंदर हमें 2 रेशोज हासिल होती हैं। एक इसकी जीनोटाइप रेशो कहलाती है, और एक इसकी फिनोटाइप रेशो कहलाती है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। तो इसकी जो जीनोटाइप रेशो है वो हासिल होती है 1:2:1, और इसकी फिनोटाइप रेशो हासिल होती है 3:1, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन ज़रा मुमकिन है कि किसी के जहन में ना हो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकदम से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछेंगे तो फ़ौरन शायद सब बता देते, लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में शायद थोड़ा सा कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, तो हमने इसको इसलिए डिस्कस कर लिया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की जाए, मेंडल का दूसरा लॉ जो है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो मेंडल का दूसरा लॉ है ये बेस करता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। तो यहाँ पर डाई हाइब्रिड रेशो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। F2 जनरेशन में यहाँ पर भी हमें दो तरह की रेशोज़ हासिल होंगी, एक
जीनोटाइप रेशो कहलाएगी, दूसरी कहलाएगी फिनोटाइप रेशो। यकीनन तमाम बच्चे फिनोटाइप रेशो से तो वाकिफ़ हैं, 9:3, 3:1, लेकिन शायद जीनोटाइप रेशो बहुत सारे बच्चों के लिए नई होगी। अच्छा, उसको याद करने का मैं आसान सा एक तरीक़ा आपको बता दूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जब आप जीनोटाइप रेशो लिखें तो उसके सेंटर में आप लिखेंगे 4, और 4 से पहले 2 मरतबा आपको लिखना है 12, और 4 के बाद 2 मरतबा आपको लिखना है 21। 12 2 मरतबा लिखना है, एक नहीं 2, और बाद में क्या करना है, 2 मरतबा क्या लिखना है बच्चों, 21। अब हर नंबर के बीच में रेशो का साइन लगा दीजिएगा। ये है इसकी जीनोटाइप रेशो। ठीक है, मुमकिन है कि ये भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा भाई, मैं MCQ नंबर 5 पर अब डिस्कशन करूंगा। द क्रॉस ऑफ F1 टू आइदर ऑफ द पेरेंट इज नोन एज, देखो बेटा इसको कहते हैं बैक क्रॉस। समझ रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है बैक क्रॉस। मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि ये बैक क्रॉस का मतलब क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक क्रॉस बना रहे हैं, आपने लिखा पेरेंट्स 1, आपने कहा येलो सीडेड प्लांट, आपने फर्टिलाइज किया ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ। ठीक है, ग्रीगर जॉन बेंडल ने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। येलो सीडेड प्लांट की जीनोटाइप है कैपिटल वाई, ग्रीन सीडेड प्लांट की जीनोटाइप है स्मॉल वाई। क्रॉस बनाने के लिए इसके गैमेट बनाए गए। गैमेट बनते हैं तो ये जो जीन्स होते हैं ये अलग अलग गैमेट में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी दोनों जो वाई पहले एक सेल में मौजूद थे ये अलग अलग सेल्स में मुंतकिल हो जाते हैं। स्मॉल वाई दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब ये गैमेट, ये और ये गैमेट अगर फर्टिलाइज होने में कामयाब हो जाएं तो रिजल्ट आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये गैमेट अगर फर्टिलाइज हो गए तो रिजल्ट आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये आ गई हमारे पास F1 जनरेशन। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ दीज जीनोटाइप्स। कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगर जीनोटाइप है तो फिनोटाइप क्या होगी? तो आप कहेंगे कि एज वी नो दैट कैपिटल वाई is an allele which is dominant over small y, therefore the phenotype of the capital Y will be expressed। तो कैपिटल Y की फिनोटाइप क्या है? येलो सीड्स। तो कैपिटल Y की वजह से, क्योंकि वो कंप्लीटली डोमिनेंट है, येलो सीड्स वाले पौधे होंगे ये दोनों, और लेकिन इनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है हाइब्रिड का, हाइब्रिड्स कहलाते हैं। उसके मुकाबले में ये दोनों जो थे ये प्योर कहलाते हैं। ठीक है, इनको प्योर कहा जाता है, इनको हाइब्रिड कहा जाता है। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा अगर हम सवाल देखते हैं अपना, तो हमारे सवाल में लिखा हुआ था द क्रॉसिंग ऑफ F1, यानी ऐसा क्रॉस बनाना है जिसमें F1 को क्रॉस करना है, फर्टिलाइज करना है, यानी F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग है, यानी या तो ये या ये, किसी को भी किससे करना है, टू आइदर ऑफ द पेरेंट। आइदर ऑफ द पेरेंट का मतलब है कि इनमें से किसी को भी या तो पहले वाले पेरेंट से क्रॉस कर दें या दूसरे वाले पेरेंट से क्रॉस कर दें। तो इस क्रॉस को क्या कहा जाएगा? तो आप कहेंगे, इसको कहेंगे बैक क्रॉस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक अहम बात कि अगर मैं ये हाइब्रिड को, अगर मैं हाइब्रिड को फर्टिलाइज कर देता हूं, ये हाइब्रिड है कैपिटल वाई स्मॉल, अगर मैं इसको फर्टिलाइज कर देता हूं होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ, ये वाला ये होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट कहलाता है, तो फिर ये जो बैक क्रॉस है इसका नाम चेंज हो जाता है, यानी ये स्पेशल टाइप का बैक क्रॉस बन जाता है। इसको फिर कहते हैं टेस्ट क्रॉस। है तो ये बैक क्रॉस ही, लेकिन ये बैक क्रॉस की एक टाइप बन गई, इसको आप कहते हैं टेस्ट क्रॉस, जिसके ज़रिए होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी को वेरीफाई किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये बैक क्रॉस
तो बैक क्रॉस की टाइप होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। विच ऑफ द MCQ नंबर 6 पर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए कौन सी बात दुरुस्त है? सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर, अच्छा फैक्टर का मतलब क्या है? मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। जीन्स का अलग अलग होना, ये जैसे मैंने दिखाया ना यहाँ पर, जब गैमेट बनते हैं तो एक जीन एक गैमेट में, दूसरी जीन दूसरे गैमेट में आ जाती है। फैक्टर इज ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेयोसिस, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि दोनों जो वाई हैं ये अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम एक गैमेट में, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में दाखिल होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन को भी जाहिर करता है, बिल्कुल सही है कि जीन हमेशा प्योर होती है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता है कि देखिए, मतलब इसका ये है कि जो हाइब्रिड वाली कंडीशन है वहाँ आप देख रहे हैं कि येलो जाहिर हो रहा है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मॉल वाई एक्सप्रेस तो नहीं हो रहा, लेकिन स्मॉल वाई हमेशा अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा, उसको जहाँ मौका मिलता है आप देखते हैं कि F2 जनरेशन में फिर वो दोबारा से एक्सप्रेस भी हो जाता है। तो जीन हमेशा अपनी असल हालत में ही रहती है। वो एक अलग बात है कि रेसेसिव होने की वजह से कहीं पर वो एक्सप्रेस नहीं भी हो रही होती। अलील्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। जब मियोसिस का अमल हो रहा होता है ना, तो वो गैमेट बनते हैं उसके नतीजे में, और गैमेट की फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। MCQ नंबर 7, होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाय, अभी जिक्र हुआ था, किसके जरिए डिटरमाइन की जा सकती है? आप कहेंगे बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। MCQ नंबर 8, एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ इज, ठीक है, मेंडल का कौन लॉ कहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है लिंकेज, जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर ये जो लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, खासतौर पर इसकी बात होती है यहाँ पर, तो वो वहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है, रिजल्ट चेंज हो जाता है। F2 जनरेशन में हमें 9331 का रेशो हासिल नहीं होता। पी प्लांट्स वर यूज्ड इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बिकॉज, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट्स को यूज़ किया था, तो क्यों किया था? तो बहुत सारी पी प्लांट की खुसूसियात हैं, देखें क्या है। देवर चीप, मतलब ये सस्ते होते हैं। सस्ते का मतलब ये है कि आसानी से अवेलेबल है ये प्लांट, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि ये आसानी से अवेलेबल होता है ये प्लांट। दे वर अवेलेबल, अच्छा उन्होंने इसको अलग कर दिया, एक तो सस्ते हैं और दूसरे ऑप्शन में ईजीली अवेलेबिलिटी को भी अलग से कर दिया, ठीक है। तो पौधों को ख़रीदना भी आसान है, ठीक है ना, पौधे आसानी से मिल भी जाते हैं। दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की डिटेल ये है कि आपने देखा था कि मेंडल ने पी प्लांट्स के अंदर 7 कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था, और कैरेक्टर्स को ट्रेट्स कहते हैं, ध्यान में रखिएगा जेनेटिक्स की ज़बान में, ठीक है। वो कौन कौन से थे? उनमें एक था हाइट ऑफ प्लांट, एक कैरेक्टर था कलर ऑफ सीड, एक था शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ पॉट, पॉट कहते हैं फली को जिसके अंदर मटर के बीज इनक्लोज्ड होते हैं, पॉड, POD। शेप ऑफ पॉड, उसकी सरफेस कैसी है फली की। कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। ये वो 7 ट्रेड्स हैं जिनको मेंडल ने डिस्कस किया था, तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी होगा। MCQ नंबर 10, when the activity of one gene is suppressed by the activity of a non-allelic gene। अच्छा, अब एक बड़ी अहम बात हो गई, यानी एक जीन किसी दूसरी जीन को एक्सप्रेस होने से रोक रही है। अच्छा, बात अगर यहीं तक होती तो हम कहते थे कि डोमिनेंट और रेसेसिव की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नॉन अलीलिक जीन। नॉन अलीलिक जीन का मतलब है कि जो जीन
जिस दूसरी जीन को एक्सप्रेस होने से रोक रही है, उनका दोनों जीन का क्रोमोसोम पेयर ही अलग अलग है, अलग अलग क्रोमोसोम पर एग्जिस्ट करती हैं वो जीन। होमोलोगस क्रोमोसोम वाली जीन नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम वाली जीन का मतलब है उनका अलील्स, उनका लोकस सेम है, अलीलिक जीन्स कहलाती हैं वो, ठीक है। तो डोमिनेंट रेसिज्म में तो अलीलिक जीन की बात है, नॉन अलीलिक की बात होती है ना, तो ये बात जो है ये एपिस्टेसिस की तरफ इशारा करती है, ठीक है। इसको एपिस्टेसिस कहते हैं कि एक क्रोमोसोम पेयर पर मौजूद जीन किसी और क्रोमोसोम पेयर पर मौजूद जीन को एक्सप्रेस होने से अगर रोक दे तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है एपिस्टेसिस का। मेंडल्स फाइंडिंग वर रीडिस्कवर्ड बाय, देखिए ध्यान में रखिएगा, ग्रीगर जॉन मेंडल ने जो अपनी तहकीक की थी, अपनी रिसर्च की थी ना, उसको उसने जो पब्लिश किया था वो 1865 में उसने पब्लिश किया था। लेकिन लोगों ने ये कहकर उसकी रिसर्च को नज़रअंदाज कर दिया था कि भाई ये साहब जो हैं ये कोई साइंटिस्ट तो ये है नहीं, ये साइंटिस्ट ये नहीं था, ये प्रीस्ट था, यानी क्रिश्चियनिटी में, यानी जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके वो अफराद जो रिलीजियस एजुकेशन हासिल करते हैं, ठीक है ना, उनको प्रिस्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली प्रिस्ट था ये, ठीक है। लेकिन इसने एक रिसर्च की थी, तहकीक की थी, और बिल्कुल यानी बिल्कुल सही तहकीक थी, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर इसलिए यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि इतनी इम्पॉर्टेंट ये रिसर्च है, ये लॉस के लेवल पर जाके बात कर रहा है, और ये इसकी अपनी साइंसी हैसियत तो ज़ीरो थी। समझ लीजिए कि ये प्रिस्ट है, मतलब हमारे अपने कल्चर में मैं अक्सर पढ़ाते हुए की बात कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक अगर कोई आलिम दीन है कोई शख्स, ठीक है, वो अगर चांद का ऐलान करेंगे तो उनकी बात की अहमियत होगी। लेकिन अगर कोई रिलीजियस पर्सन जो है, अगर कोई मौलवी साहब जो हैं, कोई आलिम दीन, अगर कोई किसी एटम बम के बारे में कोई स्टेटमेंट देंगे तो उनकी उस बात की वैलिडिटी नहीं होगी, उस बात की ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, उस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यही इस बेचारे के साथ हुआ। तो मतलब कहने का मकसद ये कि ये तो अपनी बेचारा तहकीक करके लोगों ने उसकी बात पे तवज्जो नहीं दी, और 1884 में ये इंतकाल हो गया था इसका, ये ठीक है, 84 में ही वॉज डाइट, ठीक है। 1900 में ये सन था, और ये तीनों साइंटिस्ट थे, कुरैंस, शर्मैक, डी वेरीज, इन तीनों अफराद ने मेंडल के काम को दोबारा से दुनिया के सामने जो है वो एक्सपोज किया था। तो मेंडल के लॉ को दोबारा से डिस्कवर करना का जो सेहरा है ये इन तीन साइंसदानों के हिस्से में जाता है, और फिर इनके कहने पे ही मेंडल को टाइटल दिया गया था जो हमने ऊपर बात की है, फादर ऑफ जेनेटिक्स का। अलील्स कैसे होते हैं, ठीक है, लिंक्ड जीन्स होते हैं। देखिए लिंक्ड जीन का मतलब सारा समझ लीजिएगा, देखिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम पर मैं कह रहा हूँ भाई एक जीन ये लगा हुआ है और एक जीन ये लगा हुआ है, इसको मैं कह दूँ ये ए है, इसको मैं कह दूँ बी। इन दोनों जीन्स को मैं कहूँगा ये लिंक्ड है, ये लिंक्ड जीन की डेफिनेशन है। एक ही क्रोमोसोम पर पाई जाने वाली जीन को लिंक्ड जीन्स कहते हैं, ठीक है। अलील लिंक्ड जीन्स नहीं होते। अलील किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? अलील की जो सूरत हाल होती है वो इस तरह से होती है, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है इसी जैसा। सेल में क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स की शक्ल में होते हैं, और टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये यहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर इसी का रेसेसिव अलील है, रेसेसिव जीन है स्मॉल ए। अब मैं ये कहूँगा कि भाई ये जो दोनों जीन्स हैं ना, ये दोनों जो जीन्स हैं ये कहलाएंगे अलील्स, ठीक है। तो अलील की तारीफ क्या है? अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन। होमोलोगस क्रोमोसोम तो ये क्रोमोसोम है, जीन को नहीं कहते। क्रोमोसोम दैट हैव क्रॉस्ड ओवर नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज, अच्छा मैं बताते चलूँ कि ये जो MCQ है इसका जो ताल्लुक़ है वो हमारी बुक में चैप्टर नंबर 9 के साथ है,
चैप्टर 9 कौन सा चैप्टर है? बायोटेक्नोलॉजी। वहाँ पर इस टॉपिक को बयान किया गया। ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, यानी ये जो बीमारी है ये ऑटोसोम पर पाई जाने वाली डोमिनेंट जीन की वजह से होती है, या इस बीमारी का ताल्लुक जो है वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, यानी सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाला एक रेसेसिव जीन की वजह से ये होता है। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, यानी सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाला कोई डोमिनेंट जीन ये बीमारी पैदा करता है, या ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बताता चलूँ कि इसी चैप्टर में एक बीमारी का जिक्र है, बीमारी का नाम है हंटिंगटन्स डिजीज। अगर ये ऑप्शन हो, ये क्वेश्चन होता ना सवाल में, सिस्टिक फाइब्रोसिस की जगह हंटिंगटन डिजीज का कहा जाता है ना, तो इसका जो आंसर होता है ना वो होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इस बीमारी का जो अलील होता है ना वो ऑटोसोम पर पाया जाता है, और ये अलील डोमिनेंट नेचर का अलील होता है। ये जहन में रखिएगा, पूरी किताब में जितनी बीमारी वाली जीन्स है ना वो रेसेसिव जीन्स होती हैं। बीमारी पैदा करने वाली जीन हमेशा रेसेसिव होती है, कभी भी डोमिनेंट नहीं होती। लेकिन हंटिंगटन डिजीज इज द ओनली डिजीज इन आवर बुक which is caused by autosomal dominant allele, ऑटोसोमल डोमिनेंट अलील की वजह से होने वाली बीमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 14, 9:7 रेशो इन द F2 जनरेशन रिप्रेजेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन कहते हैं। ये टॉपिक हमारी बुक में नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, 9:7 का रेशो कॉम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन की वजह से पैदा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है MCQ नंबर 15, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लीथल म्यूटेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन ड्यू टू। लीथल म्यूटेशन क्या होती है? लीथल उर्दू में अगर कहूँगा तो उर्दू में इसको कहते हैं मोहलिक, हलाकत का सबब बन जाने वाली। म्यूटेशन कहते हैं डीएनए में होने वाले चेंज को, एनी चेंज इन डीएनए, यानी डीएनए में होने वाला कोई भी ऐसा चेंज जो ऑर्गेनिज्म के लिए लीथल हो जाए, यानी ऑर्गेनिज्म के लिए मौत का सबब बन जाए। ऑलवेज प्रेजेंट in the population due to positive selection, negative selection, frequency dependent selection, mutation selection balance। ये negative selection कहलाता है। ठीक है, ये negative selection है। उसके बाद है if a plant with genotype capital A स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड, मतलब एक प्लांट को यानी एक प्लांट है सेल्फ फर्टिलाइज हुआ, और सूरत हाल ये बताई जा रही है। सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब ये बच्चों के ये इस तरह की कंडीशन है ना, जब सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे तो उसका मतलब है इसी जैसी जीनोटाइप से फर्टिलाइज करेंगे, ये होती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। द probability of getting कैपिटल ए कैपिटल बी। अच्छा, आप इसको अगर छोड़ दें, आप थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं, अब ये वो क्रॉसेज आप बना चुके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, याद आ गया? येलो एंड राउंड सीड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सेम चीज़ है। अब यहाँ पर कहा गया है कि आप ये बताइए कि कैपिटल ए कैपिटल बी इसकी रेशो क्या होगी? ठीक है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कहते हैं इम्कान क्या है इसके जाहिर होने का। तो मैं इसके लिहाज से अगर लिखूंगा तो मैं कहूँगा ये वाली जो जीनोटाइप है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो आप देखिएगा वो जो पूरा चेकर बोर्ड बनाते हैं ना 16 खानों वाला, तो इनमें सबसे पहला जो बनता है ना वो यही होता है, एक ही होता है बस ये। तो टोटल कितने ऑफिस रिंग मिलते हैं वो जो चेकर बोर्ड में 16 में से ये कितना होता है, एक होता है 1/16। तो ये भी यही होगा 1/16। ठीक है। हाउ मेनी phenotypes can occur in the human blood group ABO with allele? ये 3 तरह के अलील हैं, तो इनकी पूछ रहे हैं कि फिनोटाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है ना, फिनोटाइप्स कितनी होती हैं। आप कहेंगे कि भाई ये 4 अक़साम के ब्लड ग्रुप होते हैं ना, देखें एक होता है ए ग्रुप, एक होता है बी ग्रुप, एक होता है ए बी ग्रुप और एक होता है ओ ग्रुप। तो फिनोटाइप के हिसाब से 4 ब्लड ग्रुप। अच्छा, अगर मैं कहूँ, अगर पूछा जाता है जीनोटाइप कितनी होंगी, तो देखिए जीनोटाइप एक तो ये हो जाती है, होमोजाइगस ए ग्रुप कहते हैं इसको, ये हेट्रोजाइगस ए ग्रुप कहलाता है, ये होमोजाइगस बी ग्रुप कहलाता है, ये हेट्रोजाइगस बी ग्रुप कहलाता है। ए बी ग्रुप की एक ही जीनोटाइप होती है, ओ ग्रुप की भी एक ही जीनोटाइप होती है। तो अगर जीनोटाइप पूछे जाएं तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। जीनोटाइप्स यहां पर 6 तरह की होती है, फिनोटाइप यहां पर 4 तरह की है। द ज्योमेट्रिकल device that help to find out all the possible combinations of male and female genotype is known as, ये पूर्नेट स्क्वायर इसको कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़े से कुछ MCQs हैं, ऊपर भी 1-2 MCQs आए थे, वो हमारी बुक के अंदर ये नहीं है ये टॉपिक्स ना, तो इस पर परेशान नहीं होइएगा। ठीक है ना, आप फ़ौरन पूछेंगे पूर्नेट स्क्वायर क्या होता है, तो छोड़ दें आप इसको। ठीक है ना, बस ये जुमला ज़हन में रखिएगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, और जैसे कि लास्ट ईयर पेपर आया था, उम्मीद यही है कि जब यही पेपर बनेगा तो उसी टाइप का पेपर होगा, उसमें इस तरह के कोई MCQ नहीं था। लेकिन बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये MCQs कहीं कहीं किसी जगहों पर थोड़े से मुश्किल MCQs, मुश्किल क्या होते हैं कि वो आपके सिलेबस से या तो थोड़ा सा हटके होते हैं, या सिलेबस की चीज़ होती हैं, उसको ऐसे अंदाज में पूछ लिया जाता है जिससे आप इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते। अच्छा जी, MCQ नंबर 19, विच टर्म रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कहते हैं अलीलोमॉर्फ। ठीक है, अलील से निकला अलीलोमॉर्फ। अच्छा, अब ये एक लास्ट MCQ है बच्चों, ये जामशोरो का जो पेपर हुआ था सन 2016 में, उस पेपर में ये MCQ पूछा गया था। 2 एनिमल्स आर मैटेड, वन इज होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर वन कैरेक्टर एंड होमोजाइगस रिसेसिव फॉर अनदर कैरेक्टर। अच्छा, अब कैरेक्टर तो नहीं बताया हुआ, हम एज्यूम कर लेते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर वन कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर के लिहाज से मैं इसको कैपिटल ए लिख रहा हूँ। होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर वन कैरेक्टर है ना, ठीक है, वन कैरेक्टर एंड होमोजाइगस रेसेसिव फॉर अनदर कैरेक्टर, कोई दूसरा कैरेक्टर है उसके हिसाब से वो होमोजाइगस रेसेसिव है। तो ये एक एनिमल की जीनोटाइप हमारे पास ये आ गई। द अदर एनिमल इज हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, और दूसरा जो एनिमल है वो दोनों कैरेक्टर के हिसाब से हेट्रोजाइगस का मतलब है ये कंडीशन, यानी इसमें ए के हिसाब से भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, बी के हिसाब से भी हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब पूछा ये जा रहा है द अदर, अच्छा फिर हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस। ठीक है, अब इसका पूछा ये जा रहा है कि इनके ऑफस्प्रिंग में कितनी इक़साम की हमें फिनोटाइप्स मिलेंगी, फिनोटाइप्स की कितनी वैरायटीज़ होंगी। अच्छा, अब देखो इसका क्रॉस बनाने का तरीका ये है बच्चों के, यहाँ पर गैमेट बनेंगे। अच्छा देखो, पहला गैमेट ये बनेगा, अच्छा दूसरा गैमेट भी यही बनेगा ना। अच्छा, दो गैमेट सेम बन जाते हैं ना, तो हम एक को भी लिख दें तो वो भी काफ़ी है। देखिए दूसरा भी यही बन रहा है ना, तो दूसरे को मिटा दें अगर सेम बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखिए इसके गैमेट बनाओ, इससे 4 इक़साम के गैमेट बनेंगे। अब देखिए कोई भी गैमेट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको
क्रॉस करने के लिए हम ये करते हैं कि चेकर बोर्ड बना लेते हैं इसका। कैपिटल ए कैपिटल बी, ये पहला गैमेट। दूसरा गैमेट है कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये दूसरे पेरेंट का जो गैमेट है वो ये है। यहाँ पहले खाने में रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल ए दोनों साइड से कैपिटल ए आएगा, और यहाँ कैपिटल बी, यहाँ स्मॉल बी। यहाँ देखिए ये और ये मिलेंगे यहाँ पर, कैपिटल ए बी, यहाँ भी स्मॉल है, यहाँ पर भी दोनों बी स्मॉल। यहाँ देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। लास्ट वन को ज़रा देखिए, कैपिटल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी। अच्छा अब देखो बच्चों, ये पहला वाला ये है और तीसरा वाला ये है। अब डोमिनेंसी जो इसकी फिनोटाइप होगी, इन दोनों की फिनोटाइप सेम होगी ना, इन दोनों की फिनोटाइप क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये तो देखें ए के हिसाब से डोमिनेंट है, यानी ए एक्सप्रेस होगा कैपिटल ए, बी स्मॉल बी तो है लेकिन कैपिटल बी डोमिनेंट होने की वजह से कैपिटल बी एक्सप्रेस होगा, यहाँ से कैपिटल ए एक्सप्रेस होगा। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, तो इसका मतलब दोनों की फिनोटाइप सेम होगी। तो मैंने ये वाला भी बता दिया, ये बता, अब बच गया ये दोनों, इन दोनों का जरा देखिए, कैपिटल ए स्मॉल बी, यानी यहाँ पर ए का डोमिनेंट कैरेक्टर, बी का रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। लास्ट वाले को जरा देखिए, कैपिटल ए स्मॉल बी। अब यहाँ दोनों में आप देख लीजिए कि कैपिटल ए के हिसाब से तो दोनों में डोमिनेंट आएगा, बी के हिसाब से दोनों में रेसेसिव कैरेक्टर, इसका मतलब है इन दोनों की फिनोटाइप क्या होगी, सेम होगी। तो हमसे सवाल में क्या पूछा गया था, कितनी इक़साम की फिनोटाइप मिलेंगी, हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड, तो कितनी फिनोटाइप एक्सपेक्टेड है, तो आप कहेंगे एक फिनोटाइप ये है, एक फिनोटाइप ये है, तो दो फिनोटाइप एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो लास्ट में MCQ हमने डिस्कस किया है, ये ज़रा थोड़े से समझने के हैं, तो हम इस किस्म के MCQs को ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे सेकंड लेक्चर में। ठीक है, जब तक इजाज़त, फ़ी अमान।